इंडिया की पार्टी, इंडिया की भी परमिशन यहाँ लगी है, बिना इंडियन परमिशन के आप ईरान के अंदर इतना मैटर नहीं कर सकते। जैसे जॉर्डन हो गया, कुवैत, यूएई, बहरीन, कतर, ओमान, ये कंट्रीज जो हैं ये भी। तो अभी तो हमने समझ लिया अब इस पॉइंट तक कि अब जो हुआ है, जो अभी चल रहा है, वो क्यों ऐसा बहुत लाइकली पॉसिबल है कि इसराइल और अमेरिका इसको फंड कर रहे हैं। क्यों अमेरिका आज की डेट में ओपनली कह रहा है कि किसी प्रोटेस्टर के ऊपर गोली चलाई तो अमेरिका, हम डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि हम बीच में आएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप क्यों कह रहे हैं कि हम जो यानी कि अमेरिकन जो हैं उनकी जो हेल्प है, जो उसने कोट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, हेल्प इज ऑन इट्स वे, ये चीज क्यों बोली उसने ईरान के लोगों के लिए, उसका रीजन अब यहां से इस चीज से समझ आ रहा है कि ऑब्वियसली जियो पॉलिटिक्स में जो चीज आज होती है उसका जो बीज होता है वो कई सालों पहले बो दिया गया होता है। तो ऑब्वियसली जो चीज आज हो रही है वो आज नहीं हो रही है, वो पहले उसके लिए काफी सालों पहले से उसकी प्लानिंग चल रही है, और काफी साल पहले से चीज हो रही है। ऑफ कोर्स जो आईएमएफ कॉरिडोर आया उसकी प्लानिंग कितने सालों पहले से हो रही होगी, कितने टाइम पहले से हो रही थी, और जब आईएमएफ कॉरिडोर की प्लानिंग शुरू हुई होगी तब इन सब चीजों की प्लानिंग चली होगी। ये चीज साफ साफ दिखाई दे रही है। जब ये सब चीजें ऐसे हुई हैं तो ऑब्वियसली उस इतने टाइम पहले से आप ईरान को टेक डाउन करने का ये प्लान बना रहे हो। और अब हम यहाँ पे अब इस पॉइंट से हम बात करेंगे कि आगे क्या हो सकता है ईरान के अंदर। ईरान के अंदर वैसे तो बहुत हाई चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि ईरान में एक तख्ता पलट हो जाए, ईरान में एक कू हो जाए जिसमें अल खुमैनी को, रैतुल्ला खुमैनी जो है हमारे ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, उनको अपना जो पोजीशन है, जो पावर है वो छोड़नी पड़े और उनको यहाँ से निकलना पड़े। बट क्या ये जितना मैंने बोला क्या ये इतना आसान है ये चीज़? तो इसका आंसर सिंपली नहीं है। ईरान देखिए वेनेजुला नहीं है। ऐसा नहीं है कि ईरान में आप आओ, तेहरान से उठाओ और ले जाओ खोमेनी को। ये चीज़ ईरान में नहीं कर सकते आप। देखिए वेनेजुला और ईरान में सबसे बड़ा फर्क जो है वो है डेटरेंस का। वेनेजुला में आपने स्ट्राइक किया, वेनेजुला को ऐसा हथियार था ही नहीं कि यार आप अमेरिका में किसी स्ट्राइक, किसी फ्लीट को भी आप कुछ डरा सको। आपके पास इतने को मेजर एयर डिफेंसेस नहीं थे वेनेजुला के पास। ईरान, ईरान वन ऑफ द मोस्ट हेवीली एयर डिफेंडेड कंट्री है मिडिल ईस्ट की, वन ऑफ द मोस्ट हेवीली एयर डिफेंडेड कंट्री ऑफ द मिडिल ईस्ट ईरान है, उसका सऊदी अरेबिया, इन दोनों के अलावा है कौन? इसराइल। इन तीन के अलावा मेन एयर डिफेंसेस तो किसी के पास नहीं, मतलब है ऑब्वियसली सबके पास है, ऐसी बात नहीं है, बट जितना हेवीली आपने मतलब प्रोटेक्ट करने की बात करो उतनी तो इन तीन के अलावा कोई नहीं, इवन टर्की तक के पास नहीं है। टर्की के पास S-400 है, बट उसके बावजूद भी मैं कहूंगा टर्की उतनी अच्छी प्रोटेक्शन एयर डिफेंस की नहीं है जितनी अच्छी ईरान सऊदी के पास है। तो इस चीज में आप कह सकते हो कि हाँ अमेरिकन के लिए इतनी इजी स्ट्राइक नहीं होगी यहाँ इसराइल ईरान के ऊपर आप करोगे स्ट्राइक। ठीक है, पुरानी स्ट्राइक्स में आपने एयर डिफेंस को इवेट किया, उसके ऊपर जाके बॉम्बिंग करी, आप आ गया, बस B-2 बॉम्बर्स हैं आपके पास, F-35 है, बट ठीक है, आई मीन ओके, यू हैव एंड यू हैव देम इन गुड नंबर्स, स्पेशली द 5th gen fighter jets. So you have those fighter jets, you have that technology in good numbers, so you have the quality, you have the quantity. बट द पॉइंट ऑफ द मैटर हियर इज कि आपका एनिमी भी जानता है ये चीज कि आपके पास ये है, और आप ऑलरेडी ये चीज 2 बार उसके ऊपर, 2-3 बार उसके ऊपर कर चुके हो। तो आप जब 2-3 बार उसके ऊपर कर चुके होते हो तो उसके पास भी कंटिजेंसी प्लान्स हैं अब इस चीज के लिए कि वो इससे कैसे डील करेगा, उसको पता क्या क्या हो सकता है। ठीक है ना? तो जैसे पिछली बार हमने देखा राइजिंग लाइन जब अमेरिका ने जब स्ट्राइक्स करी, उसके बाद क्या हुआ, अमेरिकन स्ट्राइक्स के बाद कुवैत, सऊदी, एमिरेट्स, इन सब के ऊपर मतलब इन सब के एयरपोर्ट्स बंद हुए थे। जब कतर के ऊपर जो मिसाइल, कतर के ऊपर तो मिसाइल भी गिरी थी, वो भी चलो आप कह सकते हो उन्होंने कल्यूट किया हो आपस में, कंस्पिरेसी हो कि ठीक है कोई भी नहीं मरा, तुमने हमारे एयरबेसेस पे दिखा के कह दिया कि देखो हमने कर दिया, हमने तुम्हारे कतर पे मार के दिखा दिया देखो हमने कर दिया। बात और दोनों को फेस सेविंग मिल गई। अभी मैटर को ठंडे बस्ते में डालो, पहले नोबेल पीस प्राइज देंगे, उसके बाद बाकी पीस की बात देखेंगे। पहले PEAC था, बाद में फिर दूसरा पीस बन गया वो पीस प्राइज, वो अलग बात है खैर। बट ठीक है, जब वो दूसरा पीस बना, PIEC बना, तब आप ईरान और वेनेजुला पे आ गए हो। ठीक है, कोई बात नहीं,
सबका अपना अपना उसमें क्या कर सकते हैं। बट ये जब ये कंटिजेंसी प्लान, जब अगर डायरेक्ट काइनेटिक एक्शन अमेरिका लेता है ईरान के ऊपर, तो सीधी बात है, बूट्स ऑफ द ग्राउंड तेहरान में आपके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है आपके लिए तेहरान के अंदर। आपको हो सकता है आपको अजरबैजान आपको सपोर्ट कर दे यहाँ के लिए इस पॉइंट के लिए, बट अगर आप यहाँ से बिल्डअप करके यहाँ जाओगे तो यहाँ बॉस आपका रशिया बैठा है। क्या रशिया से आप ऐसी मूवमेंट्स आप अवॉइड कर सकते हो? क्या रशिया से आप छुप के ऐसे चीज ला सकते हो? इट्स डिफिकल्ट। अभी डेल्टा फोर्स इन्होंने अपनी इराक में डिप्लॉय करी है। क्या आप इराक में, मतलब ठीक है यहाँ डिप्लॉय हुई है, अब मेरे तक को पता है, तो क्या इनको नहीं पता होगा क्या? अब इनको पता है, क्या आप इतनी सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हो? क्या ये हो सकता है? आंसर इज नो, आप नहीं कर सकते। क्योंकि आप सऊदी भी कह सकते हो कि सऊदी चलो अमेरिका का एलाई है, बट सऊदी के अंदर भी तो आपके फैक्शंस हैं जो ईरान को सपोर्ट कर सकते हैं, और हैं ऐसे फैक्शन जो करते भी हैं, और ये हर कंट्री में इन सब में है। तो आप बेसिकली, वैसे मैंने कहा वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में पानी था, और कोई वहां पे कोई ऐसी मेजर पावर नहीं है जो आपको इतना ऑब्जर्व कर पाए। यहाँ तो सारे बैठे हैं, ईरान खुद बैठा है अपने आप में, यहाँ रशिया बैठा है, या अफगानिस्तान, यहाँ चाइना, और यह पूरा सेंट्रल एशिया बैठा है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ इंडिया है, यहाँ पूरा बाकी मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट तो इतना मतलब ऑलरेडी इतना चार्ज अप एरिया कह सकते हो आप, जहाँ मतलब हिस्टोरिकली आप देखो कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं यहाँ पे यार, कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं। सबको बेसिकली यहाँ, बेसिकली सबको दिख रहा है यहाँ पे कौन कहाँ पे क्या मूवमेंट कर रहा है, तो वो ऑपरेशन यहाँ करना तो बहुत मुश्किल है। प्लस ईरान की ज्योग्राफी भी कोई इतनी सिंपल नहीं है कि आप कहो ये ऑपरेशन हो जाए। तो डायरेक्ट मिलिट्री ऑपरेशन अमेरिका कर सकता है प्रोटेस्टर्स के सपोर्ट में, बट क्या बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारेगा? हाईली डिबेटेबल। और क्या अमेरिका खुद करेगा ये, या वो इसराइल के थ्रू करवाएगा? ये भी बहुत बड़ा बात है, ये भी एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। और इसके होने के बाद क्या होगा, वो तो उससे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इसके होने के बाद ईरान के पास वो कैपेबिलिटी है जो वेनेजुएला के पास नहीं थी। वो कैपेबिलिटी क्या है? बेसिकली आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि आप पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज कर सको। ईरान के पास पूरी कैपेबिलिटी है कि वो यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, सीरिया, लेबनान, इसराइल, जॉर्डन, सऊदी, यमन, इसराइल, ज्यादा बोल दिया, पैलेस्टाइन, सबको बेसिकली वो डिस्टेबलाइज कर दे। सारे रीजन को ये डिस्टेबलाइज कर सकता है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर सकता है। सबके ऊपर, खैर तो मैं ऑलरेडी डिस्टेबलाइज्ड ही है, स्टेबल कब था ये, तो इसको तो खैर इग्नोर ही करते हैं। तो पूरे रीजन को बेसिकली ईरान जो है वो डिस्टेबलाइज कर सकता है। और अगर ऐसा कोई अटैक डायरेक्ट खोमेनी के ऊपर होता है, तो मे बी जो पिछली बार जो हुआ अरब कंट्रीज ने जो देखा अपने ऊपर, जो दुबई में जो आपने मिसाइलें उड़ती हुई देखी, जो कतर के ऊपर आपने मिसाइलें उड़ती हुई देखी, भले वो एक कोल्यूशन था, वो एक कॉन्स्पिरेसी थी, कुछ भी कह सकते हो उसको, कोल्यूशन कह सकते हो, बट उस समय वो कोल्यूशन था। क्या अब वो कोल्यूशन होगा जब खोमेनी खुद एक क्वेश्चन मार्क पे खड़ा है? आई डोंट थिंक सो। एंड अगर ऐसा कुछ होता है, तो जितनी कंट्रीज हैं जो अभी मिडिल ईस्ट में शांति में बैठी हैं, सो कॉल्ड शांति में बैठी वैसे तो, बट अगर जो अभी शांति में बैठी हैं, जिन जो अभी तक इसका डायरेक्ट एक्शन का पार्ट अभी तक नहीं बनी, सऊदी तो चलो फिर यमन में बन चुका है, यमन की तरफ से भी कुछ मिसाइल इनके ऊपर पड़ी हुई है, बट जो कंट्रीज है जैसे जॉर्डन हो गया, कुवैत, यूएई, बहरीन, कतर, ओमान, ये कंट्रीज जो हैं ये भी घसीटे में आएंगे। और ओमान और सऊदी भी बड़ा लिमिटेड आएगा, मीन ऐसा नहीं है कि रोज इनकी, मतलब ऑब्वियसली जो हो रहा है ऐसा नहीं है रोज सऊदी के अंदर बम फट रहे हैं, सऊदी में नहीं फट रहे, वो फट यमन में रहे हैं। तो सऊदी के भी अच्छे खासे चांसेस हैं कि पूरा रीजन जो है सऊदी का वो भी हिट होगा, सऊदी भी इस लड़ाई के चपेटे में आएगा। ये पूरा रीजन जो है, इस पूरे रीजन में आग लग सकती है। ये बहुत 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 बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है ईरान के ऊपर अटैक करने का। ईरान के ऊपर अटैक करने का मतलब हो सकता है या तो फटाफट टेक ओवर हो जाए, चीज खत्म हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए, शाह आ जाए और बात खत्म हो जाए। अगर नहीं, जो कि चांसेस बहुत हाई है सेकंड पॉइंट के, अगर नहीं तो फिर ये पूरा रीजन जो है, पूरा रीजन वो डिस्टेबलाइज होगा, उसमें आग लगेगी ही लगेगी, उसको कोई नहीं बचा सकता।
और इंडिया के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा एक क्राइसिस सिचुएशन खड़ी हो जाएगी कि इन कंट्रीज में हमें पता है कितनी आबादी इंडियंस की रहती है। आप मतलब खुद सोचो, अगर सोचो फॉर एग्जाम्पल ना हो ऐसा तो ज्यादा बेटर है कि अगर कतर में, अगर बहरीन में, अगर दुबई में, अगर ईरानियन रॉकेट्स गिरे, या सऊदी में अगर ईरानियन रॉकेट्स गिरे, कहाँ तक बात जा सकती है हमारे लिए एज एन इंडिया, एज एन इंडियन, मेरे लिए भी और इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी एज इंडिया हमारे लिए ये बात कहाँ जा सकती है, इसका आइडिया लगाना कोई ज्यादा मतलब मुश्किल नहीं होगा हमारे लिए कि किस लेवल तक की हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। जब हमने कोविड टाइम पे जब हम यहाँ से लेके गए थे तो ये सारा रीजन जो था ना वो आपका पीसफुल था। उस समय आपका इराक और कुवैत में लड़ाई थी। अब ये सारा रीजन जो है ना, उस सारा रीजन में लड़ाई है। तो आप अब यहाँ से कुवैत से निकालोगे, आप जॉर्डन से निकालोगे, आप सऊदी से निकालोगे, आप यूएई, इनसे कहाँ से निकालोगे आप? ये पूरा रीजन में आपका नो फ्लाइंग जोन होगा, ये पूरा रीजन आपका नो फ्लाइंग जोन होगा, आपके लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा वहां से। बट ऑब्वियसली ये चीज सब डिपेंड करती है, ये दो अल्टरनेट सिचुएशन, अगर जल्दी फटाफट टेक ओवर अमेरिकन ने इतना ओवरवेलम कर दिया कि पूरी तरीके से खोमेनी सपोज करो निपट गया पूरा, फिर तो सिचुएशन अलग है। तो ये दो ऐसे मेजर सिचुएशंस है जो खड़ी है इस समय अमेरिका के आगे, जिसमें सेकेंड सिचुएशन जो है वो बहुत लाइकली है कि पूरा मिडल ईस्ट डिस्टेबलाइज होगा, पूरे मिडल ईस्ट में आग लगेगी। और इसका जो फायदा जो देख रहे हैं ना, इसराइल उठा भी रहे हैं। देखो इसराइल ने क्या किया, सोमालिया है ना, सोमालिया से एक अलग टेरिटरी, एक अलग कंट्री बनना चाहती है, वह सोमालीलैंड। उसकी लोकेशन ये है, ये डिजाबूटी है, इसके नीचे की तरफ ये वाली लोकेशन है सोमालीलैंड की। इसको इसराइल ने रिकॉग्निशन दे दी सोमालीलैंड को। अब इसका मतलब क्या है, ये जो गल्फ ऑफ एडन है जो हम देख रहे हैं, जो चोक पॉइंट है जहां पे हाउदीज बैठे हैं, जहां पे ईरानी इन्फ्लुएंस है, उसके बाजू में अगर सोमालीलैंड बनता है तो वहां पे आपका इसराइल डायरेक्ट एयरबेस बना सकता है। और इसराइल एयरबेस का मतलब है वेस्टर्न कोई भी पावर वहां पे एयरबेस का यूज कर सकती है, जो कि ऑब्वियसली ठीक है, इसराइल करने दे ना करने दे वो उसके ऊपर है। बट मोस्ट लाइकली इसराइल और अमेरिका, एटलीस्ट अमेरिका और इसराइल तो कंबाइंड उस एयरबेस को, उस बेसिस को वो यूज कर सकते हैं यमन के लिए, और गल्फ ऑफ एडन को बेसिकली स्ट्रोक पॉइंट को सिक्योर करने के लिए। और ये कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। फिर भी एक ग्रेविटी अगर दे दूं तो डेजबूटी जो है इसके अंदर ऑलमोस्ट हर कंट्री अपना बेस चाहती है। इवन इंडियंस ने भी जब यमन से अपनी लोगों को जब इवैक्यूएट किया था, जब यमन सिविल वॉर शुरू हुई थी 2016 या 17 में, तो डेजबूटी था जो हमारा मेन बेस है। डेजबूटी में आई थिंक आज भी हमारा एक एयर बेस, हमारा नेवल बेस है डेजबूटी में। यहाँ पे अमेरिकन का भी है, यहाँ पे ब्रिटिश का भी है, यहाँ पे चाइनीज का भी है। ये इतनी छोटी सा देश जो है, इतना छोटा सा देश इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि गल्फ ऑफ एडन की एकदम एग्जिट पे बैठा है। और यही रीजन है कि यमन के अंदर हमीज बैठे हैं, क्योंकि वो इसको चोक कर सकते हैं। और इसीलिए इसराइल भी अब इस गल्फ ऑफ एडन में एक पार्टी बन सकता है, अगर वो सोमालीलैंड को जैसे वो अब रिकॉग्नाइज कर चुका है, तो वो यहाँ पे अपने बेसिस को अब स्टैब्लिश करके, जो मैंने कहा था क्यों हम यमन के बारे में मैं बता रहा हूँ इतना डिटेल में, तो वो तो जो रीजन था, ये तो रीजन था ही था। इसीलिए मैंने कहा था ना शुरुआत में कि ये आपको मजा आएगा इस एरिया में। तो यहाँ पे मजे दिलाने के लिए इसराइल आ रहा है, डायरेक्ट मिलिट्री बेस लेके आ सकता है। मतलब रिकॉग्निशन तो हमने दे दी ना, इसराइल की रिकॉग्निशन का क्या मतलब है कि वेस्टर्न रिकॉग्निशन तो मिलने वाली है सोमालीलैंड को। वेस्टर्न रिकॉग्निशन का मतलब है सीधा आप मिलिट्री बेस बनेंगे हम, वेस्टर्न पावर्स की यहाँ मिलिट्री बेस, वेस्टर्न में मेन तो आपका इसराइल ही बनेगा यहाँ पे मिलिट्री बेस। क्योंकि ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है ईरान की, इसको काउंटर अप इसराइल की स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस करेगी, तभी आईमैक कॉरिडोर सक्सेसफुल होगा, तभी यहाँ पे पीस मेंटेन होगी, तभी यहाँ से ट्रेड होगा, तभी ये जो मिडिल ईस्ट है जो आज की डेट में बेसिकली कहो तो ये जो है कंट्री यहाँ पे, जो ये कंट्री है स्विट्जरलैंड, ये बेसिकली स्विट्जरलैंड बनने की कोशिश कर रहा है कि हम दोनों तरफ, चारों तरफ आप कुछ भी करो, हम यहाँ पे ट्रांजिट का, बेसिकली आपकी पैसे ट्रांजिट करने का, आपके पैसे को पार्क करने का, आपके पैसे को ट्रांजिट करवाने का हम यहाँ पे जरिया बनेंगे। ये फर्स्ट कॉरिडोर, ये सेकंड कॉरिडोर, और यहाँ से आपका फर्दर आपके ट्रेड जो है वो नॉर्मल चलते रहेंगे। बेसिकली यूरोप को एशिया से लिंक करना है तो आईमैक आपको चाहिए, और आईमैक को कंट्रोल करेगा इसराइल इस तरफ में। और उसके लिए इस इन्फ्लुएंस को आपको तोड़ना बहुत जरूरी है, और इस इन्फ्लुएंस के लिए हो ना हो
इंडिया की पार्टी, इंडिया की भी परमिशन यहाँ लगी है, बिना इंडियन परमिशन के आप ईरान के अंदर इतना मैटर नहीं कर सकते। चाबहार पोर्ट आपको पता है हमारा है, तो हमने ग्वादर के अगेंस्ट में हमने बनाया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1979 में जो गवर्नमेंट आई ईरान में, जो इस्लामिक गवर्नमेंट आई है, वो प्रो इंडिया रही है। मतलब ठीक है, मैं ऐसे नहीं कह सकता कि एकदम मतलब भाईचारा बन गया, बट हाँ, पहलवी डायनेस्टी और हमारे रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे, बिकॉज कोल्ड वॉर में हम वैसे तो हमने न्यूट्रल न्यूट्रल टू हमने सोवियत स्टैंड लिया हुआ था, न्यूट्रल टू सोवियत स्टैंड था हमारा कोल्ड वॉर एरा में। बट ऑफिशियली तो खैर ऑफ कोर्स हम नॉन अलाइंड थे। बट जो पहलवी डायनेस्टी थी, जो ईरान की डायनेस्टी थी, वो ओपनली वो अमेरिकन को सपोर्ट कर रही थी, वो ओपनली इनकी सपोर्ट में थी, इनकी फेवर में थी, एंटी इंडिया बिल्स को वो सपोर्ट करती थी। एंड 1971 वॉर में ईरान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। तो अब आगे जाके पहलवी डायनेस्टी अब जो आएगी वो क्या करेगी, वेल ये कुछ सवाल अभी हम फ्यूचर पे रहने देते, सारी चीज यहाँ डिस्कस नहीं कर देंगे, बहुत आगे की बात है, पहले हो फिर तब तक, फिर वो तब की बात तब देखेंगे क्या होगा। बाकी ठीक है, अब जो चल रहा है वो चल रहा है, देखेंगे। बट मेरे को नहीं लगता अब अगर पहलवी डायनेस्टी आएगी, रेजा पहलवी आएंगे, वो इंडिया के अगेंस्ट रहेंगे, मेरे को नहीं लगता। जैसे मैंने कहा, सब कुछ आईमैक्स से ही आप देख सकते हो, सारा देख लो कैसे इतना मेन आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली आप लड़ाई को सुलटाने के लिए तो आप आ रहे हो, लड़ाई को सुलटा ही तो रहे हो बेसिकली। आप देखो, स्वच्छ भारत अभियान है, स्वच्छ मिडिल ईस्ट अभियान है, तो स्वच्छ मिडिल ईस्ट अभियान है, तो जो नई पार्टी आएगी, जो बंदा अपनी सरकार बनाएगा, जो बैठेगा, भले ही वो रिजा पहलवी हो या वो कोई और भी हो, वो इंडिया से हॉस्टिलिटी नहीं रखेगा। ये मेरे को बहुत सॉलिड लगता है कि ईरान अगेंस्ट इंडिया के नहीं जाएगा। इस्लामिक गवर्नमेंट भरी इंडिया की सपोर्ट में थी, बट अब ये वाली गवर्नमेंट जो आएगी, जो उससे पहले बनी पहलवी डायनेस्टी क्यों ना आए, वो भी इंडिया के खिलाफ नहीं जाने वाली, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बाकी तो खैर ठीक है, ये अभी तक के हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मेरे को लगता है कि ये हो सकता है, ऑब्वियसली इन सारे लॉजिक्स के ऊपर बेस करके। बाकी देखते हैं, पहले हो उसके बाद देखें। पहले तो यही देखते हैं कि क्या होना है, कि अभी इजीली हटता है खोमेनी, या कोई काइनेटिक एक्शन होता है, और अगर काइनेटिक एक्शन होता है तो किस स्केल, किस एस्केलेशन तक जाता है। क्या ये जो कंट्रीज है मिडिल ईस्ट की, जो अभी शांति बैठी है, मतलब सब्सटैंशियली जो अभी शांत है, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान, जो अभी ये शांति से बैठी, इवन इराक भी अभी काफी हद तक शांति से बैठा है, जो इराक भी है, क्या ये लोग भी क्या ड्रैग होंगे इस वॉर के अंदर। और सीरिया भी अभी ठीक है, सीरिया में तो खैर अभी ऑपरेशन थोड़े बहुत चल ही रहे हैं आईएसएस के अगेंस्ट में, और ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड का तो हमने पत्ता काट ही दिया है। तो ठीक है, जो इनएविटेबल एक फेट थी ईरान की, मतलब ईरान की जो खोमेनी की जो लीडरशिप थी, उसकी जो एक इनएविटेबल फेट थी, वो उसकी तरफ आ रही है। जाना तो है खोमेनी ने, बट वो कैसे जाएगा और किस हद तक कितनों को लेके जाएगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। और सोमालीलैंड के थ्रू इसराइल जो अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अब जो फैलाने वाला है, वो कैसे रहेगी, हमारे लिए कैसे रहेगी, वर्ल्ड के लिए कैसे रहेगी, कैसा मतलब जाएगा, वो आगे देखने वाली बात है। मोस्ट लाइकली अभी तक के हिसाब से इन सारे लॉजिक्स के बेसिस पे अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। बाकी देखते हैं, वो तो जब पहले एक बार खोमेनी का ही गेम होती है, तो वो फिर इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो तब आएगी जब अगर कुछ नेक्स्ट एक्शन होता है ईरान के ऊपर। सो तब तक के लिए थैंक यू। ये थी हमारी पहली वीडियो, कह सकते हो पहली सीरीज कह सकते हो बेसिकली, क्योंकि एक वीडियो तो नहीं आएगी, ये पहली सीरीज थी जस्ट महर टॉक्स की, जिसमें हमने ईरान को बड़े शॉर्ट में हमने कवर किया है। 2023 की अक्टूबर से या फिर सितंबर से ही कह सकते हो आप, क्योंकि आईमैक की शुरुआत वहां से हुई है। 2023 सितंबर से लेके आज की तारीख तक, यानी कि 17 जनवरी तक बेसिकली क्या सिचुएशन चल रही है, कितनी क्लियरली ये चीज हमें दिख रही है कि जो हो रहा है वो ऑलरेडी होना था। ये 2023 से ही चिल्ला चिल्ला के वर्ल्ड लीडर्स ही बता के गए हैं, और ईरान को भी समझ आया, तभी आईमैक के होने के महीने के अंदर ही 10 तारीख सितंबर को 2023 को खत्म हुआ G20, और 8 अक्टूबर को हमला हो गया गाजा में, क्योंकि वो बेसिकली झटपटाना था, वो तो इतना जल्दी देखो उनको समझ आ गया। तो वही सारी चीजें हैं, देखते हैं कैसे जाती है ये चीजें और कैसे रहता है ये सारा सीन, मिडल ईस्ट कैसे जाएगा। होपफुली
सब पीसफुली सॉल्यूशन हो जाए, पीस मेंटेन हो, बाकी देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू।